द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम नवबोध से कक्षा 12वीं गणित के क्वेश्चंस बना रहे हैं। अध्याय हमने लिया है समाकलनों के अनुप्रयोग। तो समाकलनों के अनुप्रयोग में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि दो टाइप के प्रश्न आते हैं। एक वो प्रश्न जिसमें एक आपका वक्र दिया रहेगा और एक्स अक्ष या वाई अक्ष, साथ में इसकी कोटियाँ दी रहेगी, एक्स की वैल्यू 0 से ये कुछ भी एक्स की 2 वैल्यू दी रहेगी। और दूसरा हमारे पास वक्र आएगा कि दो वक्र दिए रहेंगे और उसके घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना रहेगा। तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस बना चुके हैं। आप उसको देखने के लिए मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें उसका लिंक भेज दे रही हूँ बच्चों, तो आपको आसानी से दिख जाएगा और कंटिन्यूसली देखने से आपको आगे के क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। तो मैं ले रही हूँ बच्चों इसमें क्वेश्चंस। मैंने आज का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन लिखा है मैंने बच्चों सामने। वक्र है x² + y² 9 = 1। वह सरल रेखा हमको दी हुई है x/4 + y/3 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमारा स्टेप्स क्या था बच्चों, कैसे करते थे हम, पिछले वीडियोस में देख लिए हैं कि फर्स्ट स्टेप्स आपके पास जो x² + y² 9 = 1, ये क्या है आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास जब x और y दोनों की पावर 1 होती है तो वो सरल रेखा को निरूपित करता है। जब x और y में किसी एक की पावर रहती है वर्ग, तो वो परवलय को शो करता है। और जब x² y² दोनों की पावर रहती है और नीचे दोनों का अचर पद एक ही रहता है तो वह वृत्त को शो करता है। और जब x² y² दोनों की पावर हो परंतु नीचे अलग अलग पद हो, अचर पद, तो वो दीर्घवृत्त को शो करता है। तो ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण, दोनों की पावर है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है बच्चों। तो आपने लिख लिया इसको दीर्घवृत्त। अब x के नीचे 4 ज़्यादा है तो यहाँ पर 4 बड़ा है 3 से, तो यह लिखेंगे। अब यह दीर्घवृत्त है जिसका अक्ष हमारे पास हो जाएगा x अक्ष है, दीर्घ अक्ष, जिसका दीर्घ अक्ष x अक्ष होगा, क्योंकि x के नीचे ज़्यादा है इसलिए इसका दीर्घ अक्ष x अक्ष होगा बच्चों। अब हमारे पास दूसरा है रेखा। तो रेखा दी हुई है x/4 धन y/3 = 1। तो इस स्थिति में देख रहे हैं इसकी तुलना जब हम करेंगे x/a धन y/b = 1 से, ये किस रेखा का समीकरण होता था जो x अक्ष पे a अंतःखंड काटती है, y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है, उस रेखा का समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, तो x अक्ष पर कटा बिंदु कौन सा हो जाएगा, x अक्ष पर कटा बिंदु हो गया, आप लिख लीजिए 4 दिया है ये, और x अक्ष पे तो इसका तो कोटि 0 होगा, और y अक्ष पर कटा बिंदु हो जाएगा, इसकी भुज 0 होगी और कोटि कितनी हो जाएगी 3। तो दूसरा स्टेप्स में पता होने के बाद आपके पास तीसरा स्टेप्स होता है कि हम क्या काम करते हैं, दीर्घवृत्त व रेखा का कटान बिंदु निकालेंगे। रेखा का कटान बिंदु, उसको निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं बच्चों कि हम उस प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो मैं रेखा ले रही हूँ। रेखा हमारे पास कितनी थी, x/4 धन y/3 = 1 है। तो y3x धन 4y = 4 दिए 12 हो गया। तो y का मान हो गया हमारे पास 12 ऋण 3x/4। ये रेखा से y का मान हो गया। हमको ये ज़रूरत पड़ेगी तो समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस मान को हम उठा कर रख लेते हैं समीकरण नंबर, ये वक्र के समीकरण, दीर्घवृत्त के समीकरण में। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है बच्चों कि हम जो दीर्घवृत्त और रेखा का कटान बिंदु दोनों समीकरणों को हल करके निकालते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर डायग्राम्स हमको डायरेक्ट निकल जाएगा, तो लंबा चौड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो कटान बिंदु वाले स्टेप्स को ना लिखकर हम ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं रेखा से, इसका जरूरत पड़ेगी हमको। हम डायरेक्ट डायग्राम में चले जाते हैं जहाँ पर कटान बिंदु अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, तो लंबे प्रोसीजर में नहीं जाते हैं हम। तो चौथा स्टेप्स बनाते हैं हम डायग्राम वाला। तो डायग्राम वाले स्टेप्स में देखिए हमने बनाया x अक्ष और y अक्ष, हमको दीर्घवृत्त बनाना है। तो दीर्घवृत्त वो भी x अक्ष में दीर्घवृत्त है, तो दीर्घ अक्ष आपका x अक्ष वाला हो जाएगा। ये देख लीजिए दीर्घवृत्त बना लिया। सॉरी, ये x अक्ष में बड़ा है तो हमको हमारा दीर्घवृत्त ऐसा होना चाहिए था, ये वाला।
ये दीर्घवृत्त हो गया बच्चों एक्स अक्ष वाला, ये वाई अक्ष पर दीर्घवृत्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास साफ साफ था कि x का मान कितना था 4 पर गया था, y का मान कितना था 3 पर, तो ये बिंदु हो जाएगा 4,0 और ये बिंदु हो जाएगा आपका 0,3। ये बिंदु हो गया है -4,0 और ये हो जाएगा 0,-3। तो दीर्घवृत्त से आपको पता चल जाता है कि इसकी दीर्घअक्ष की लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 4 है, मतलब टोटल 16 है यहाँ पे। तो अब दूसरा हमारे पास रेखा जो दी थी बच्चों, तो रेखा का कटान बिंदु 4,0 था, 0,3 था। तो ये जो बिंदु है 4,0, 0,3, तो यहाँ से डायरेक्ट रेखा जा रही है। तो हम रेखा का समीकरण को बनाते हैं, तो डायरेक्ट एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर रेखा का समीकरण को बनाने के लिए। तो ये वाली हमारे पास मिल गया, ये रेखा जो 4,0 और 0,3 बिंदुओं से जाती है। तो देख लीजिए आप, एक्चुअल में दोनों को कॉमन आ गए, इसलिए हमको अलग से कटान बिंदु निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हमको ये क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम नीचे लिख लेते हैं कि दीर्घवृत्त व रेखा का डायग्राम बनाने पर हमें नामकरण कर लेते हैं ABCD क्षेत्र प्राप्त होता है। अब देख लीजिए इस क्षेत्र में x का मान कहाँ 0 से लेकर 4 तक विस्तृत होता है। तो इसमें x का मान 0 से 4 विचरित होता है। लिख लिया हमने। तो अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्र देख रहे हैं ABCD का क्षेत्रफल बराबर, हम पूरे क्षेत्रफल में से नीचे के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो इसको O ले लेते हैं, तो पूरा है OABC का क्षेत्रफल में से हमको माइनस करना है नीचे का क्षेत्रफल OADC का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र पिछले हमने वीडियो में देख चुके हैं, YDX होता है। अब इस क्षेत्र में जब पूरे का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि दीर्घवृत्त का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर y के बाजू में लिख लेंगे दीर्घवृत्त, और जब आप नीचे का क्षेत्रफल लेते हैं तो इसमें हम रेखा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेखा। और दोनों में ही x का मान 0 से 4 विचलित होता है। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम, तो x का मान 0 से 4 विचलित होता है। अब मान रख लेंगे हम। तो हमारे पास दीर्घवृत्त का जो मान था, हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है x² + 16 y² / 9 बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसको y² / 9 बराबर 1 ऋण x² / 16 लिख लेते हैं। तो y² का मान आ जाएगा 9/16, अलग कर लेंगे तो 16 ऋण x²। तो y का मान को अब यहाँ से आप निकाल के लिख लीजिए। तो y का मान आ गया है 0 से 4। y का मान निकालेंगे तो उसको वर्गमूल ले लीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 3/4, वर्गमूल के अंदर 16 ऋण x² dx ऋण 0 से 4। और y का मान यहाँ पर हम रेखा से निकाल के रख चुके थे 12 ऋण 3x/4, तो 12 ऋण 3x/4 dx। अब आपको उसको हल करना है बच्चों, 3/4, तो ये आपका हुआ है। समाकलन करेंगे आप, तो समाकलन का इसका सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं बच्चों कि पिछले कई क्वेश्चंस में हमको ये समाकलन का सूत्र इस्तेमाल हो रहा है। रूट के अंदर a² - x² का सूत्र 1/2x क्वेश्चन प्लस a² sin इनवर्स x/a। ये सूत्र हमने इसकी उपपत्ति भी करी है और उसको याद करने का तरीका भी सीखा है पिछले वीडियो में। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्र होता है 1/2, सामने आ गया, x इंटू क्वेश्चन मतलब जो x 16 - x² प्लस a², a की जगह यहाँ पर 4 है बच्चों, तो 4 का स्क्वायरिंग साइन इनवर्स x/a मतलब 4, ये 4 का वर्ग है। हमने सूत्र का इस्तेमाल किया, 0 से 4 लिख दिया, माइनस अब इसको लिख लेते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो 12x ऋण 3x, इसका x का करेंगे तो x² / 2 और नीचे दोनों के आ गया 4 dx।
dx हट जाएगा 0 से 4। तो अब हम मान रख लेते हैं बच्चों। ये हो गया 3/8। x का मान को 4 रख लीजिए, तो 4 रूट के अंदर 16 लेन 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग साइन इनवर्स 4/4। ये अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट में मान रखेंगे जब आप तो ये तो पद पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस हो जाएगा या प्लस लगा के 4 का वर्ग साइन इनवर्स 0/4। ये हो गया आपके पास। माइनस लगाया, ये 4 को अलग कर लेते हैं। अब इसमें मान रख लेते हैं हम। मान रखेंगे ऊपर 4 रखिए तो 12 के बाजू में 4 ऋण 3 x की जगह 4 का वर्ग बट्टे 2। और जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या होता है, हम ऊपर का x अपर लिमिट का मान रखते हैं, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट का मान रखते हैं। ये जो रखा है मैंने, तो यहाँ पर हो गया 3/8। ये पद तो देख रहे हैं बच्चों 16 0 हो जाएगा। यहाँ पर 16 साइन इनवर्स 1 बच्चा बच्चों। यहाँ पर माइनस 16 साइन इनवर्स देख रहे हैं, यहाँ पे 0/4 मतलब 0 बचा। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1/4, यहाँ पर 4 के साथ वो कर देंगे तो हमारे पास 12 बचा। ये माइनस माइनस धन हो जाएगा। तो और यहाँ पर 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 और 3 बचा, 4 3 12/2 आ जाएगा। तो हमारे पास और आंसर हुआ 3/8। ये हुआ 16 साइन इनवर्स 1 का 1 हो गया साइन 91 होता है माइनस 16 साइन इनवर्स 0 साइन 0 होता है। ये हुआ 6 हो जा रहा है बच्चों, तो 12 में से 6 के ऋण 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हुआ 3/8। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होके 16 π/2 ऋण 16 और साइन इनवर्स कैंसिल होकर 0 माइनस 6। तो ये हो गया 8 पाई। तो 3/8 8 पाई ऋण 6। ये 8 8 कैंसिल हो जा रहा है बच्चों। तो ये आया 3 पाई ऋण 6 वर्ग इकाई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इस टाइप के 2 प्रश्न आते हैं जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, वो भी समाकलन की सहायता से लिखा रहेगा। और त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए रहेंगे, समीकरण नहीं दिया रहेगा, यानी कि भुजाएं नहीं दी जाएंगी। और दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों। तो जब आपको शीर्ष दिए हैं तो आपको भुजा भी ज्ञात करना पड़ेगा, या भुजा दी है तो आपको शीर्ष भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभी इस क्वेश्चन में तो हमारे पास शीर्ष दिया है, तो मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है आपका x अक्ष y अक्ष के लिए। ये -1 1 बिंदु है, तो हम इसको -1 और 1 बिंदु ले लेते हैं। -1 और 1 बिंदु आपका ये वाला बिंदु होता है, तो इसको लगा लिया -1 1 -1 1 पहला हो गया बच्चों। दूसरा है 0,5, तो 0,5 बोलने से ये दूसरा बिंदु हो गया 0,5। और अब तीसरा बिंदु है 3,2। आपके पास तीसरा बिंदु 3 2 दिया हुआ है, तो ये 3 है x अक्ष और y अक्ष पे ये 2 है, ये हमने ले लिया 3 2। तो हमारे पास ये 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं बच्चों। इन 3 बिंदु को मिलाते हुए हमको एक त्रिभुज बनाना है। तो ये हमारा त्रिभुज की आकृति बनी बच्चों। तो अब लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसको ए बिंदु दे देते हैं, इसको बी बिंदु दे देते हैं, इसको सी बिंदु दे देते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए बिंदु है ये -1 1 है। बी बिंदु को ले लेते हैं हम 0,5 और सी बिंदु को ले लेते हैं। बी बिंदु को 0,5 लिए तो इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए आप फिर। और सी को ले लेते हैं 3 2, तो सी को ले लेते हैं 3 2। तो यदि हम इसको x1 y1 लें, इसको x2 y2 लें, इसको x3 y3 लें, हमारे पास 3 बिंदु मिल गए बच्चों। तो 3 बिंदु मिलने के पश्चात हमको तो कटान बिंदु इस प्रश्न में पहले अवेलेबल है, हमको समीकरण अवेलेबल नहीं है। तो हम समीकरण निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से नीचे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ऐसा लंब खींच लेते हैं। ये लंब खींच लेते हैं, यहाँ पे ये लंब खींच लेते हैं। तो हमको इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हम ए बी का समीकरण निकालेंगे। तो ए बी के समीकरण के लिए
ए बी का समीकरण। तो दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण आप जानते हैं, ये होता है सूत्र y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x माइनस x1। यहाँ पर मान रख लीजिए y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, y2 है आपके पास 5 ऋण y1 की 1 है, x2 है आपके पास 0 और x1 है ऋण 1, तो ये हो जाएगा धन 1। तो x माइनस x1 की वैल्यू धन 1 हो गई। ये हो गया y ऋण 1 बराबर 4 और ये x धन 1। तो इसको सिस्टमेटिकली यदि आप लिख लेते हैं तो y का मान हो गया आपके पास 4x धन 4 और ये इस तरफ जाके धन 1, ये हो गया 4x धन 5। तो आपका पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है बच्चों। समीकरण नंबर 1 लिया है तो हमको ए बी भुजा मिल गई। अब हम बी सी भुजा लेंगे। बी सी भुजा तो सूत्र यही होता है बच्चों, बी सी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 और 3 पॉइंट का। तो हम सूत्र लिखेंगे y माइनस y2, ये y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये x माइनस x2। तो आप ध्यान दीजिएगा समय 2 2 2 की पोजीशन वाला पीछे लिखा है, 3 3 वाला सामने लिखा है और x और y सेम रहेगा। अब इसमें मान रख दीजिए y माइनस y2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू है 2, y2 है 5, x3 की वैल्यू है 3, x2 है 0 और x माइनस x2 है 0। तो यहाँ मान रखा तो आपके पास आया y ऋण 5 बराबर ऋण 3/3 x ऋण x आया यहाँ पे। तो यहाँ पर ऋण 1 हो रहा है तो ये हुआ y बराबर ये ऋण 1, तो यह ऋण x हुआ ऋण x धन 5। तो इसका दूसरा समीकरण हो गया बच्चों, आपकी भुजा बी सी मिल गई। अब हम तीसरी भुजा सी ए निकालते हैं। तो तीसरी भुजा सी ए भुजा लिख लेते हैं, या ए सी भुजा लिख लीजिए, ए सी भुजा। तो हमारा ए बिंदु है बच्चों -1 1 और सी बिंदु है हमारा 3 2। तो ये x1 y1 है और ये x3 y3 है बच्चों। मैंने दोबारा लिख लिया है। तो समीकरण होगा y माइनस, अब 1 और 3 के बीच में कॉम्बिनेशन है तो y माइनस y3, तो y1 माइनस y3 अपॉन x1 माइनस x3, ये x माइनस x3। तो देखिए 3 3 3 3 वाली पोजीशन पीछे, 1 1 की पोजीशन सामने, x और y सेम रहेगा। अब मान रख लीजिए आप, अब यहाँ पर इसमें आपका हम किसकी भुजा निकाल रहे हैं, ए और सी का मान निकाल रहे हैं, हम ए सी भुजा को निकाल रहे हैं। तो मान रख लेते हैं, तो मान आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2, y1 की वैल्यू है 1 माइनस 2, x1 की वैल्यू है -1 माइनस 3, ये x माइनस x3 की वैल्यू है 3। ये हो गया हमारे पास y माइनस 2, ये हुआ -1 अपॉन -4 और x माइनस 3। ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू, ये हुआ 1/4, तो ये x/4 -3/4 +2 हो जाएगा। ये हुआ y बराबर x/4। तो यहाँ इसका जब हम हल करेंगे तो 4, ये तो ऋण 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y का मान आ जा रहा है हमारे पास x/4 धन 5/4। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है बच्चों, 3 भुजा प्राप्त हो गई। तो यदि एग्जाम में इसका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास 3 भुजा की जगह 3 बिंदु दिया हो, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को, ये जो 3 भुजा निकाली है हमने, एक समीकरण नंबर 1 2 और 3 भुजा, इन तीनों को आप हल करेंगे। इन दोनों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ए बी और ए बी सी को तो बी बिंदु मिल जाएगा, और आप बी सी और सी ए को हल करेंगे तो सी बिंदु मिल जाएगा, और सी ए और ए बी को हल करेंगे तो ए बिंदु मिल जाएगा। तो आपको दोनों प्रकार के प्रश्न हल करने के मेथड मिल जाएंगे बच्चों। तो भुजा और आपको कटान बिंदु मालूम पड़ गए। अब हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने जो पिछले में लंब डाला था उसको नाम ले लेते हैं। ये ए बी सी था, ये पी और क्यू ले लेते हैं बच्चों। तो हम क्या काम करेंगे, इस क्षेत्रफल में से ऊपर के क्षेत्रफल, पूरे के क्षेत्रफल में से पूरे नीचे के क्षेत्रफल को हम माइनस करने वाले। तो ऊपर का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, क्यू ए बी सी पी। तो क्यू ए बी सी पी का क्षेत्रफल में से हम माइनस करने वाले हैं ये नीचे के क्षेत्रफल को। तो नीचे का क्षेत्रफल का नाम क्या है, क्यू ए सी पी। क्यू ए सी पी।
तो QACP का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जब हम ऊपर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ऊपर का क्षेत्रफल बच्चों दो हिस्से में बटा हुआ है, एक ये हिस्सा है और एक हिस्सा है PQR नाम दे देते हैं। तो ऊपर के हिस्से में हम ABR और RBC ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पहला ABR, तो क्षेत्रफल हो जाएगा ABR, क्षेत्रफल ABR धन क्षेत्रफल हमारा पास दूसरा वाला आ जाएगा BRC माइनस है QACP का क्षेत्रफल। अब हम मान रखते चले आ रहे हैं बच्चों, तो देख लीजिए सबका सूत्र y/dx होता है, तो हम तीनों में लिख लिए y/dx। जब हम ABR क्षेत्रफल इस्तेमाल करते हैं तो देख लीजिए आप चित्र में, जब आप ABR क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कौन सी भुजा का इस्तेमाल हो रहा है, AB भुजा का। तो यहाँ पर y के बाजू में AB लिख लीजिए आप। और जब आप RBC क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाजू में भुजा इस्तेमाल होती है BC की, तो आप यहाँ पर BC भुजा लिख लीजिए, बाजू में BC भुजा है। और यहाँ पर जब आप नीचे के क्षेत्रफल को माइनस करते हैं तो आपके पास कौन सी भुजा इस्तेमाल होती है, AC की, तो ये AC भुजा लिख लीजिए, ये AC भुजा। आप तीनों भुजा लिखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस में से किसका मान निकालना है आपको। अब आप देखिए लिमिट को, जब आप इस क्षेत्रफल को निकालते हैं, इस पूरे क्षेत्रफल को आप जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, -1। ये देखिए -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा -1 से 0, यहाँ लिख लिया हमने। जब आप इस क्षेत्रफल को निकालते हैं, ऊपर वाले इस क्षेत्रफल को निकालते हैं तो 0 से इसका मान कहाँ तक, x कहाँ जाता है, 3 तक जाता है, तो इसका मान 0 से 3 लिख लीजिए। पर आप जब नीचे के पूरे हिस्से को क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं, पूरे के क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं, तो इसका मान -1 से डायरेक्ट 3 में जाता है, इसका मान लिखेंगे आप -1 से 3। अब आप मान रखते चले जाइए, तो ये हुआ -1 से 0। यहाँ पर y/dx AB भुजा में y का मान क्या निकाला था, AB में y का मान था 4x धन 5, ये लिख लेते हैं 4x धन 5, dx लिखाया, धन लिखाया यहाँ पर 0 से 3। यहाँ पर y का मान BC भुजा से निकाला था, तो BC भुजा का मान ये हमारा था ऋण x धन 5, dx लिख लिया, फिर ऋण लगा के ये ऋण 1 से जो 3 है हमारे पास, उसमें y/dx में AC भुजा थी, तो हमने AC भुजा का मान निकाला, ये निकाल के रखा है x/4 धन 5/4 dx। अब इसका हल कर लेते हैं, हम समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों 4x²/2 धन 5x, समाकलन का मान ऋण 1 से 0 धन इसमें मान रखेंगे तो ऋण x²/2 धन 5x, ये हो जाएगा 0 से 3। यहाँ पर जब समाकलन करेंगे आप तो मान रखेंगे तो x² नीचे हो जाएगा, 4 दूनी 8 धन 5x/4 और मान रखेंगे ऋण 1 से 3। तो यहाँ पर ये मान हो गया। अब मान रखते चले जाइए बच्चों, x का मान रखेंगे 0 धन 0, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखिए तो ये 4, x की जगह ऋण 1 रखेंगे तो 4/2 आएगा बच्चों, x की जगह ऋण 1 रखेंगे तो ये ऋण 5 आएगा। यहाँ पर x का मान रखिए 3, तो ऋण 3 का वर्ग/2 आया धन 5, x की जगह 3 रखा। जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे आप 3, तो यहाँ रखेंगे तो 3 का वर्ग/8 धन 5, x की जगह 3/4, ये अपर लिमिट रख लिया, माइनस लोअर लिमिट में x का मान ऋण 1 रखेंगे तो ये 1/8 आएगा, ऋण 1 रखेंगे तो ये ऋण 5/4 आ जाएगा। तो ये आप हल करिए इसको, तो ये हो जाता है ऋण 4, 5 दूनी 10/2, ये आएगा। ये हल होता है ऋण 9/2 धन 5 दिया 15, यहाँ पर हल होता है 3 दिया 9/8 धन 5 दिया 15/4, ये ऋण है तो ऋण 1/8 धन 5/4। तो और हल कर लेंगे तो ये ऋण 6/2 आता है, यानी कि 6/2 हो जाएगा बच्चों। ये अब इसको हल करेंगे तो ऋण 9, 15 दूनी 30/2, यहाँ पर 8 वाले को कर लेते हैं, तो इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास 8/8 आ जाएगा, और 4/4 वाले को हल करेंगे 15 और 5 20, 20/4 आ जाएगा। तो 4 पंजे 20 हो गया, ये कट के 1 आ जाएगा यहाँ पे,
तो ये कट के आ गया 3, तो ये 3 है और 9 घटा देंगे तो यहाँ पर से हमारे पास बचेगा 29, नहीं यहाँ पर बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास 21/2 ऋण 5 और 1 6 हो गया। तो ये हुआ, इन दोनों को हल कर लिया तो आपके पास आ गया है ऋण 3, तो 21/6 ऋण लघुत्तम ले लीजिए, तो ये आ गया आपके पास 15/2 वर्ग इकाई। तो आज के अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है बच्चों, प्रश्नावली का चौथे का चौथा क्वेश्चन, रेखाओं मॉड x धन मॉड y बराबर 6 से घिरित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मॉड है बच्चे, तो आपको मालूम है कि मॉड का मान अंदर की संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास 4 स्थितियाँ हो जाएंगी। जब x और y दोनों का मान, x का मान भी 0 से बड़ा हो, y का मान भी 0 से बड़ा हो, तो मॉड x हो जाएगा, मॉड y हो जाएगा बराबर 6। यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो गया x/6 धन y/6 बराबर 1। जब x का मान 0 से बड़ा हो, y का मान 0 से छोटा हो, तो x 0 धन में हो जाएगा, y का मान 0 से छोटा है, तो ऋण y बराबर 6। यानी इसको जब लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा x/1 धन y/6 बराबर 1, या x/6 धन y/6। y ऋणात्मक हो जाएगा। जब x ऋणात्मक हो और y धनात्मक हो बच्चों, तो ये x ऋणात्मक है और y धनात्मक है, उस स्थिति में आपका मान हो जाएगा x/6 धन y/6 बराबर 1। और जब दोनों ही ऋणात्मक हो, x और y जब दोनों ही ऋणात्मक हो, तो ऋण x ऋण y/6, इसको आप लिख सकते हैं x/6 धन y/6 बराबर 1। तो आपको इस प्रकार 4 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम इसको रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आपके पास समीकरण मिला हुआ है, आपको कटान बिंदु अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, तो क्योंकि आराम से इसमें से निकल जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। मान लेते हैं ये 6,0 है, ये ऋण 6,0 है, और ये 0,6 है, और ये 0,6 है। तो जब आपका दोनों पॉजिटिव है 6 और 6, तो x अक्ष में कटान 6, y अक्ष पर कटान 6, तो ये आपको मिल जाता है ये रेखा। यानी कि कौन सी रेखा को शो कर रहा है, ये x धन y बराबर 6 को शो कर रहा है ये। उसके बाद x में धन 6 है, y में ऋण 6 है, x में धन 6 है, y में ऋण 6, यानी कि आपकी ये रेखा है धन 6 और ऋण 6, ये वाले को मिला लेते हैं आप, तो ये आपकी ये रेखा मिल जाती है x ऋण y बराबर 6। फिर आपके पास है x में ऋण है और y में धन 6 है, x में ऋण है, y में धन 6, तो आपको ये रेखा मिल रही है बच्चों। तो इसको मिला लीजिए, ये समीकरण मिल जाएगा ऋण x धन y बराबर 6, ये वाला समीकरण। उसके बाद लास्ट वाले में जब दोनों में ऋण हो, x भी ऋण हो, y में ऋण हो, तो x भी ऋण y भी ऋण, तो ये वाला चौथा वाला ये रेखा मिलेगी और इसका समीकरण हो जाएगा ऋण x ऋण y बराबर 6। तो हमको क्या मिलेगा, इस घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर कि यह डायग्राम क्या है, x व y दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। सममित का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है बच्चों। सममित मतलब x अक्ष के सापेक्ष आप फोल्ड करिए डायग्राम को, या y अक्ष के सापेक्ष फोल्ड करिए तो दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसका मतलब हम प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमको पूरा का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या काम करेंगे, नामकरण कर देते हैं। ये O, ये A, ये A B C D। तो हमको OABC का क्षेत्रफल सममित है, अतः प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल का 4 गुना अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। उस स्थिति में हम क्या काम करेंगे, तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुना हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं 4 गुना प्रथम चतुर्थांश मतलब OAB का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ पर y dx। अब आप देखिए
इसमें प्रथम चतुर्थांश में x का मान 0 से लेकर 6 तक विचरित होता है। इस यहाँ लिख लीजिए, इसमें x का मान 0 से 6 विचरित होता है। तो यहाँ पर 0 से आप 6 लिख लेंगे। और उसके बाद y में देखिए, तो इस प्रथम चतुर्थांश में कौन से का समीकरण का y इस्तेमाल हो रहा है? ऋण x धन y। ऋण x धन y यानी कि आपका समीकरण नंबर 1 इस्तेमाल हो रहा है, तो a b इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए a b। तो आप यहाँ पर a b भुजा इस्तेमाल हो रही है, तो आप मान रख लेंगे 4। 0 से 6 a b का मान में से y का मान निकाले, तो a b समीकरण क्या है बच्चों? a b समीकरण है आपके पास ऋण x धन y बराबर 6, यानी कि y का मान मिला x धन 6। तो आप इसमें रख लीजिए y का मान x धन 6 dx। तो ये 4 हुआ। यहाँ पर ये तीर का निशान है बच्चों, ऋण नहीं है, तो यहाँ पर ये x धन y है, तो यहाँ पर इसका y का मान हुआ ऋण x धन 6। ऋण x धन 6 जब इसका समाकलन करेंगे आप, तो देखेंगे ऋण x² बटा 2 धन 6x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख लीजिए। मान रखेंगे 4, x का मान रखेंगे तो 6 का वर्ग बटे 2 धन 6, और 6 रख लिया। जब 0 रखेंगे तो सब मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ 4, और ये मान हो जाता है आपका ऋण 36 बटे 2 धन 36। 36 बटे 2 में से 36 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 36 बटे 2। तो 2 दूनी करके काट देते हैं, तो 36 दूनी 72 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, जो ये समाकलन के अनुप्रयोग के ऊपर मैंने कुल टोटल 4 वीडियो बनाए हैं, उस चारों वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए, तो आपको एक के बाद एक पूरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो बाय बाय बच्चों।